नमस्कार मित्रों। आज हम स्वर संधि और व्यंजन संधि के बाद विसर्ग संधि के जो विभिन्न भेद हैं उनके बारे में जानेंगे। और ये विसर्ग संधि वाला मामला ऐसा है कि काफ़ी सारे लोग इस विसर्ग संधि के नियमों को नहीं जानते। ऐसी स्थितियां हैं और कई बार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती हैं कि साहब मनोबल में तो मनोबल क्यों हो गया, मनः प्लस बलम, मनः जोड़ बलम का मनोबल क्यों हो गया, और पुनर्बलन में विसर्ग का रे क्यों हो गया, पुनः प्लस बलन। तो ऐसी स्थितियाँ बड़ी भ्रांतिपूर्ण होती हैं और उनमें कई बार उलझ भी जाता है मामला विद्वानों के बीच वाद विवाद में। तो मैं अभी जो आपके सामने संधि के विसर्ग संधि के कुछ नियम प्रस्तुत करने जा रहा हूँ वो इन सभी भ्रांतियों को दूर करने वाले हैं। और हमें चाहिए कि विसर्ग संधि के बारे में अच्छा सा अध्ययन कर लें, क्योंकि काफ़ी सारे विषयों में रीट सहित, रीट तो है ही है, कॉम्पिटिशन एग्जाम अभी जो आने वाला है राजस्थान के लिए रीट महत्वपूर्ण है, और अन्य कई सारे कॉम्पिटिशन एग्जाम्स में हिंदी एक विषय होता है और हिंदी में संधि जरूर आती है, ये पक्की सी बात है। और साथ ही हमारे जो अकादमिक विद्यालयी कक्षाएं हैं, कक्षा 10 है, कक्षा 12, कक्षा 6 से लेके 12 तक संधियों का पूरा कार्यक्रम रहता ही है। और फिर कॉलेज एजुकेशन में, महाविद्यालयी शिक्षा में भी हिंदी एक विषय रहता है। और वहाँ जहाँ हिंदी विषय रहेगा वहाँ हिंदी की व्याकरण के जो अंग हैं वो तो निश्चित रूप से पढ़ाए ही जाएंगे। तो उसमें भी एक विसर्ग संधि का अहम रोल रहता है, अहम भूमिका रहती है। तो अपन चलते हैं विसर्ग संधि के भेदों पे। आज अपन विसर्ग संधि को बड़े सुंदर ढंग से समझेंगे। तो चलिए अगली स्लाइड पे अपन विसर्ग संधि का पहला भेद देखते हैं, सत्व संधि। मित्रों, मैं आपको बड़े सरल शब्दों में बता देना चाहता हूँ कि जो सत्व संधि है उसमें आपको कहीं कोई भ्रांति पालने की जरूरत नहीं है, कभी कहीं उलझने की जरूरत नहीं है। एक सूत्र है विसर्जनीय से सह। इसका तात्पर्य ये होता है कि यदि खर वर्ण को समझ लीजिए। आप खर वर्ण वैसे संस्कृत के ढंग से बहुत अच्छे ढंग से नहीं समझ पाए तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो वर्गीय व्यंजन है ना, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग वाले, उसमें उनका पहला दूसरा अक्षर और श, श और स, ये तीनों से ये खर होते हैं। ये क्या होते हैं? खर होते हैं। तो अपने को तो याद ये रखना है कि विसर्ग के बाद में किसी भी वर्ग का पहला दूसरा अक्षर हो, वर्ण हो, और उसके बाद श, श और स ये आते हों, तो ऐसी स्थिति में विसर्ग का स हो जाएगा। और इसी को अपन क्या कहते हैं? सत्व संधि कहते हैं। प्रक्रिया में देख लीजिए। विष्णु, विष्णु जोड़ त्राता। अब यहाँ विसर्ग के आगे तय है, यानी वर्ग का पहला वर्ण है, इसलिए विसर्ग का क्या हो जाएगा? श हो जाएगा और बन जाएगा क्या? विष्णुस्त्राता। अब जब विष्णुस्त्राता बन गया तो यहाँ विसर्ग का क्या हुआ? श हुआ, और श हुआ तो इस संधि का नाम भी क्या हो गया? सत्व संधि हो गया। इसके कुछ उदाहरण अगली स्लाइड में अपन देख रहे हैं। ये यहाँ इसके 2-3 उदाहरण हैं, आप देख लीजिए थोड़ा सा। और जहाँ भी आपको ज़रूरत पड़े कहीं नोट करने की तो आप वीडियो को पॉज करके और वहाँ से वो सामग्री नोट भी कर सकते हैं। विष्णु प्लस त्राता, विष्णुस्त्राता, रामः प्लस च, रामश्च, धनुः प्लस टंकार, धनुष्टंकार। सत्व संधि का दूसरा सूत्र है वासरी। ये स, श, श इन तीनों सकार से संबंधित है। अब यदि विसर्ग के बाद तीनों सकार होना तो विकल्प से वो विसर्ग भी रह सकता है, उसको सत्व करने की आवश्यकता नहीं है, वो विकल्प से विसर्ग भी रह सकता है। मेरा कहने का तात्पर्य, यदि आप उसको श विसर्ग के स्थान पे श कर भी देते हैं तो भी ठीक है, और विसर्ग के स्थान पे विसर्ग ही रहता है तो भी ठीक है। दोनों ही सही होंगे और दोनों ही सत्व संधि के अधीन होंगे। ठीक है मित्रों, चलो आगे बढ़ते हैं अपन। इसमें दोनों ही रूप बनते हैं, हरिश सेते और हरि ही सेते। देख लीजिए, हरि ही जोड़ सेते हैं। ऐसी स्थिति में
आप यदि हरिस्यते बना देते हैं पहले वाले सूत्र के आधार पे, विसर्जनीय से सह के आधार पे, तो भी सही है। और उसके बाद वा सरी के द्वारा विकल्प से वापस उसको हरि ही सेते ऐसा कर देते हैं तो भी सही है। यानी दोनों ही रूप सही हैं और ये दोनों विकल्प से होते हैं। तो कभी कभार ऐसे ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में यदि आता है कि कौन सा रूप सही है, हरि ही सेते कै में आ गया और ख विकल्प में हरिस सेते आ गया, और नीचे यदि कहीं विकल्प में आता है कि उपरोक्त दोनों, तो आपको उपरोक्त दोनों ही करने हैं और दोनों ही ये सत्व संधि के अधीन हैं। इसके कुछ उदाहरण आप यहाँ देख पा रहे हैं। हरि ही जोड़ सेते, आगे लिखा हुआ है हरि ही सेते और हरिस सेते। निह जोड़ संदेह, निह संदेह और निस्संदेह आपको देखने को मिल रहे हैं। तो अब ऐसे ही कई और भी उदाहरण आपको मिल सकते हैं। आप जब भी पाठ्य पुस्तक या अन्य कोई ऐसा पठन सामग्री पढ़ेंगे तो ऐसे कई सारे उदाहरण अपने सामने देखने को मिलते हैं। चलिए अपन चलते हैं अब अगली संधि पे। ये उत्व संधि है, इसमें विसर्ग का ऊ हो जाता है। सूत्र है अतोर और प्लुताद प्लुते। इसमें क्या होता है कि हस्व आकार के बाद यदि विसर्ग आता हो, ए के बाद विसर्ग आता हो और उसके बाद पुनः ए आता हो, सीधी सी बात है भाई, विसर्ग के दोनों तरफ ए आता हो तो विसर्ग का ऊ हो जाएगा और पहले वाले ए के साथ मिलकर ओ हो जाएगा और अगला जो ए है उसका अवग्रह चिन्ह बन जाएगा, है ना। सीधी सी बात है। यहाँ देख लीजिए प्रक्रिया में, रामः अस्ति, विसर्ग के दोनों तरफ ए है, दोनों तरफ ए है तो विसर्ग का ऊ हो गया। अब पहले वाला ए और ऊ दोनों मिलके गुण हो गए, ओ हो गया तो रामो बन गया, और अगला जो ए है उसका अवग्रह हो गया, है ना, कि यहाँ ए था ऐसा दिखाने के लिए अवग्रह हो गया तो रामो अस्ति ऐसा हो गया और संधि का नाम उत्व हो गया। क्योंकि यहाँ विसर्ग का ऊ बना इसलिए संधि का नाम क्या हो गया, उत्व संधि हो गया। और वैसे भी जब अपने को बताना होता है विसर्ग देश उत्व संधि ऐसा अपन लिख सकते हैं तो उसे स्पष्ट हो जाता है कि ये विसर्ग का भेद है उत्व संधि ऐसा, है ना, जब एकेडमिक एग्जाम्स में अपन लिखते हैं डिस्क्रिप्टिव टाइप में। और यदि कहीं कॉम्पिटिशन एग्जाम में लिखते हैं तो वहाँ तो विकल्प होते हैं, ऐसा करने की ज़रूरत ही नहीं है। ये इसके कुछ उदाहरण आपके सामने हैं। कह जोड़ अपि कोपि, रामः जोड़ अवदत् रामोवदत्, रामः जोड़ अयम रामो अयम। तो इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी आपको मिल ही जाएंगे। उत्व संधि का दूसरा भेद देखिए, यहाँ एक सूत्र है हसीच। यहाँ क्या है कि अकार के बाद विसर्ग आता हो, ए के बाद विसर्ग हो और उसके बाद हस हो। हस का तात्पर्य है वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और हयवरल। यहाँ आपको एक खास बात बता दूं मैं कि खर और हस ये व्यंजन के दो भाग हो गए, दोनों प्रत्याहार, है ना। खर के अलावा जितने भी व्यंजन है वो हस में आ गए और हस के अलावा जितने भी व्यंजन है वो खर में आ गए। तो खर में आया पहला, दूसरा और श, श और श, और हस में क्या आया, तीसरा, चौथा, पांचवा और ह, य, व, र, ल। ठीक है। तो यदि ए के बाद विसर्ग आए और विसर्ग के बाद हस अर्थात वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और ह, य, व, र, ल ऐसा आ जाए तो विसर्ग का ऊ हो जाता है। देखिए प्रक्रिया में, रामः जोड़ हस्ती था, यहाँ ए है, ए के बाद विसर्ग है और विसर्ग के बाद ह। यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है, आप ठीक कर लेना, है यहाँ से की जगह जोड़ के निशान के आगे है ना। तो अब है के स्थान है के कारण है कौन से में, हस प्रत्याहार में, इसलिए तीनों शर्तें पूरी हो रही हैं। तो अपन क्या करेंगे कि विसर्ग की जगह ऊ कर देंगे। तो वो ही बात है, ए और ऊ मिलके क्या हो जाएगा, ओ हो जाएगा, गुण हो जाएगा, रामो हो जाएगा। अब आगे चूंकि ए है नहीं इसलिए अवग्रह की समस्या नहीं है, तो हसती ऐसा कैसा लिखा जाएगा, रामो हसती। यहाँ उत्व संधि हो गई। इसके उदाहरण अपन अगली स्लाइड में देखते हैं। ये सारे आप इसके उदाहरण देख पा रहे हैं। शिवः जोड़ वंदे शिवो वंदे, रामः जोड़ हसती रामो हसती। यहाँ वही बात है, विसर्ग का ऊ हो गया और पहले वाला ए मिलके गुण हो गया, ओ बन गया, और फिर जब स्वर को वापस व्यंजन में मिला दिया गया हलंत व्यंजन में तो वो शिवो बन गया, रामो बन गया, बालो बन गया।
है ना। और अगले वाले अक्षरों का ध्यान ये जरूर रखना है कि सामने हस होना चाहिए, तब जाके उत्व संधि होगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अपन स्लाइड देखते हैं। रुत्व संधि। यहां क्या है, रुत्व संधि में विसर्ग के स्थान पे रेफ होता है, र होता है, रेफ होता है। अब सूत्र है इसका, इचो असी विसर्गस्य रेफ इचह, यानी ए आ को छोड़कर कोई भी स्वर। इच का तात्पर्य होता है कि ए आ को छोड़ के कोई भी स्वर, ए आ को छोड़ के कोई भी स्वर विसर्ग से पहले हो और उसके बाद में अस हो। अस का मतलब कोई भी स्वर और मृदु व्यंजन, अर्थात वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और हयवरल। मृदु व्यंजन का तात्पर्य क्या हुआ, वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा और हयवरल, और सारे के सारे स्वर ये आ जाते हैं कब, विसर्ग के बाद में। और विसर्ग के पहले क्या होना चाहिए, ए आ को छोड़ के कोई भी स्वर। ऐसी स्थिति में विसर्ग के स्थान पे रकार हो जाता है, रेफ हो जाता है। मुनि ही जोड़ इति प्रक्रिया में देखिए, तो मुनि ही जोड़ इति आगे विसर्ग की जगह रेफ हो गया, मुनि रीति बन गया और रुत्व संधि हो गई। अच्छा, यहां एक अपवाद और है, यदि विसर्ग वाला शब्द अव्यय हो, रीकारांत हो और संबोधन हो, ऐसी स्थिति में ए आ भी हो तो भी उसका रेफ ही होगा। ए आ भी हो तो उसका रेफ ही होगा। विसर्ग से पहले ये जरूरी नहीं है कि ए आ को छोड़ के कोई स्वर आए, यदि वहाँ ए आ भी मौजूद हो तो उसका रेफ ही करना पड़ेगा। जैसे पुनर्बलन में पुनः अव्यय पद है, इसलिए वहाँ विसर्ग का रेफ अपन ने किया है। ए है फिर भी अपन ने विसर्ग का रेफ ही किया है। इसके कई सारे उदाहरण आप यहाँ देख पा रहे हैं। मुनि ही जोड़ इति मुनिरिति, भानु जोड़ असौ भानुरसौ, तैहि जोड़ आगतम तैरागतम, धेनु जोड़ गच्छति धेनुर्गच्छति, एतैहि जोड़ भक्षितम एतैर्भक्षितम। अब सत्व, उत्व और रुत्व के बाद कई स्थान ऐसे होते हैं जहाँ विसर्ग का लोप होता है, विसर्ग होता है और उन परिस्थितियों में विसर्ग का लोप कर दिया जाता है। तो ऐसा एक सूत्र है, आतो असी विसर्गस्य लोपः, यानी आ के बाद विसर्ग आता हो और उसके बाद अस आपने पहले भी पढ़ा, अस का तात्पर्य होता है कोई भी स्वर या मृदु व्यंजन, अर्थात वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा, हयवरल, ऐसी स्थिति आ जाए, आ के बाद विसर्ग हो और उसके बाद कोई भी स्वर आ जाए या हयवरल आ जाए या फिर वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा आ जाए, ऐसी स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाता है, सीधी सी बात है। यहाँ देख लीजिए, बालाहा जोड़ अत्र, तो बालाहा में आ पहले, बाद में विसर्ग है, बाद में ए है, तो शर्त पूरी हो रही है, इसलिए अपन विसर्ग का लोप कर देंगे, बाला अत्र बन जाएगा और ब्रैकेट में अपन लिख देंगे विसर्ग लोपः, क्योंकि ये विसर्ग संधि का ही एक भेद है, विसर्ग लोप, जहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है। ये विसर्ग लोप के कई सारे उदाहरण हैं, आप देख ही लेंगे। बालाहा जोड़ हसंती बाला हसंती, वृद्धाहा जोड़ यान्ति वृद्धा यान्ति, लताहा जोड़ एधन्ते लता एधन्ते। विसर्ग लोप की जो दूसरी अपन बात करते हैं, वो ए के बाद यदि विसर्ग हो और उसके बाद ए को छोड़कर कोई भी स्वर आ जाए, यदि ए के बाद विसर्ग हो और उसके बाद ए को छोड़ के कोई भी स्वर आ जाए, ऐसी स्थिति में विसर्ग का लोप हो जाता है। किंतु यदि ए आ जाए तो वहाँ तो उत्व हो जाएगी फिर, इसलिए कहा गया है कि ए को छोड़ के कोई भी स्वर आ जाए तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके उदाहरण देख लीजिए। रामः आगच्छति राम आगच्छति, कृष्णः एति कृष्ण एति, बालः इच्छति बाल इच्छति। हाँ, ये देखिए विसर्ग लोप की तीसरी शर्त,
सह और एषः वाले जो शब्द हैं ना, संस्कृत में शः और एषः, ये जो शब्द हैं, इनमें इनके सामने एक तो अकार और एक यदि इनमें नए समास होता हो, इनको छोड़कर, यदि इनमें नए समास होता हो उसको छोड़ दीजिए और अकार को छोड़ दीजिए, और सब परिस्थितियों में चाहे कोई सा भी व्यंजन, कोई सा भी स्वर आ जाए, सह एषः के विसर्ग का लोप हो जाएगा। कोई भी व्यंजन, कोई भी स्वर, कुछ भी आ जाए, है ना, तो क्या हो जाएगा, विसर्ग का लोप हो जाएगा। छोड़ना क्या है, एक तो अकार और एक नए समास। यदि अकार और नए समास हुआ तो लोप नहीं होगा, है ना, और कोई भी वर्ण आ जाए विसर्ग का लोप हो जाएगा। किन दो शब्दों के बारे में, सह और एषः के बारे में। इसके 2-3-4 उदाहरण यहाँ दिए हुए हैं। सः आगच्छति, स आगच्छति, सः तत्र, स तत्र, एषः विष्णुः, एष विष्णुः, सः शंभुः, स शंभुः। ये विसर्ग लोप का अंतिम और चौथा प्रकार, रोरी। इसमें क्या है भाई, इसमें स्थिति ये है कि स्वर के बाद विसर्ग आता हो और उसके बाद रे आ जाता हो। स्वर के बाद विसर्ग आए और विसर्ग के बाद रेफ आ जाए, रे आ जाए, ऐसी स्थिति में विसर्ग लोप हो जाता है और जो स्वर होता है ना, विसर्ग से पहले वाला स्वर, वो दीर्घ हो जाता है। वो क्या हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। प्रक्रिया में देखिए, कवि ही जोड़ रचयति, ऐसा है तो ई स्वर है, उसके बाद विसर्ग है और बाद में रे आ गया। ऐसी स्थिति में क्या करेंगे भाई, विसर्ग का तो लोप कर देंगे और जो ई है ना उसको दीर्घ ई ऐसा कर देंगे। तो अंत में परिणाम देखिए इसका, कवि रचयति, और यहाँ विसर्ग का लोप हो गया। ये आपके सामने 3-4-5 ऐसे उदाहरण हैं जहाँ स्वर दीर्घ हो रहा है, विसर्ग का लोप हो रहा है। कारण है कि पहले स्वर, बाद में विसर्ग, और बाद में यदि रे आता हो, रेफ आता हो, ऐसी स्थिति में विसर्ग का लोप करके स्वर को क्या कर दीजिए, दीर्घ कर दीजिए। तो ये आप देख ही पा रहे हैं। इसके साथ ही विसर्ग संधि है, उसके लौकिक रूप में देखे जाने वाले सभी प्रकार पूर्ण होते हैं। इनके अलावा आपको कहीं शायद उदाहरण नहीं मिलेगा, है ना, और मिले तो मेरे ध्यान में जरूर लाना, जिससे कि मैं भी अपने अध्ययन को आगे बढ़ा पाऊँ। विसर्ग में मैंने जितने आपको भेद बताए, षत्व, उत्व, रुत्व और विसर्ग लोप, इनके अलावा अपने लौकिक संस्कृत में या फिर हिंदी शब्दों में किसी प्रकार का अन्य कोई उदाहरण उपलब्ध नहीं है। सब इन्हीं चारों भेदों के अधीन आ जाते हैं। तो मित्रों, आज अपन ने विसर्ग संधि पे बात की। मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो 20 मिनट हैं, इसमें आपने यदि विसर्ग संधि को पूर्णतया बढ़िया से समझ लिया तो शायद आपका कहीं कोई प्रश्न विसर्ग संधि से संबंधित किसी परीक्षा में गलत नहीं होगा और आप सर उठा के कह सकेंगे कि मैं संधियों के बारे में बढ़िया से जानता हूँ, बढ़िया से बता सकता हूँ, समझा सकता हूँ और ज़रूरत पड़े तो उस बात को स्पष्ट भी कर सकता हूँ जो यहाँ काम में ली जाती हैं, सूत्र हो, प्रक्रिया हो या फिर व्याख्या हो। तो इसके साथ ही आज अपनी तीनों संधियाँ, स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि पूरी होती हैं। अगले जो मेरे वीडियोज़ आएंगे वो सारे समास पे आएंगे। तो पहला मेरा वीडियो होगा समास के भेद और समास की परिभाषा। तो तब तक अपने को इंतज़ार करना पड़ेगा। इस वीडियो में मैंने कई जगह आंग्ल शब्द काम में लिए हैं, इंग्लिश वर्ड्स काम में लिए हैं। वो केवल सौविध्य के लिए काम में लिए हैं, सुविधा के लिए काम में लिए हैं, नहीं तो पूर्णतया हिंदी में या फिर संस्कृत में भी वीडियो बनाया जा सकता है, किंतु आपको कहीं उसमें समझने में कष्ट होगा, कहीं भाषा की क्लिष्टता के कारण अपन उस उद्देश्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे जो अपने को प्राप्त करना है, अर्थात विसर्ग संधि को समझने में कठिनाई होगी। इसलिए मैंने कुछ आंग्ल शब्द भी काम में लिए और भाषा को एकदम सरलतम तरीके से काम में लिया है। इसलिए मित्रों, वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आपको ऐसा लगे कि आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है तो निश्चित रूप से
आप इसको लाइक कीजिएगा, जिससे कि जितने अधिक लाइक आएंगे मुझे पता चलेगा कि वास्तव में मेरा बनाया हुआ वीडियो किसी मेरे मित्र के, छोटे भाई के बढ़िया से काम में आ रहा है। और साथ ही आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना एक रीट के लिए, क्योंकि तात्कालिक अभी अद्यतन जो विज्ञापन जारी होने वाला है वो रीट का होने वाला है। ऐसी स्थिति में रीट के लिए हमने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है। उसमें आप यदि ज्वाइन करना चाहते हैं हमें, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी जुड़ सकते हैं, जिससे कि आपको पीडीएफ फॉर्म में या वीडियो फॉर्म में या फिर ऑडियो फॉर्म में जो भी सामग्री हम बनाते हैं, तैयार करते हैं, आप तक पहुंचती रहे। धन्यवाद। पुनः मिलामः।